हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एजी 411 का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं और शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों पर शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखेंगे गिजार्ड के बारे में। गिजार्ड क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं चरबड़ी। तो गिजार्ड जो होता है यह एक मांसल चपटी और लगभग गोल रचना होती है, ठीक है। जो कि मैंने आज आप लोगों को पोल्ट्री के डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था, दिखाया था गिजार्ड। तो गिजार्ड एक मांसल चपटी और लगभग गोल संरचना होती है जो मुख्य रूप से भोजन को पीसने का कार्य करती है। इसका ऊपरी हिस्सा ग्रंथिल जठर और निचला हिस्सा ग्रहणी से मिला होता है। चरबड़ी की मांसपेशियां बहुत ही मजबूत होती हैं। भोजन के साथ खिलाई ग्रिट इस अंग से भंडारित होकर दांत का कार्य करते हैं। जब भोजन पीस कर बारीक हो जाता है तब यह ग्रहणी में चला जाता है, ठीक है। तो यही होता है गिजार्ड। गिजार्ड एक मांसल चपटी और लगभग गोल संरचना होती है जो मुख्य रूप से भोजन को पीसने का कार्य करती है। इसका ऊपरी हिस्सा ग्रंथिल जठर और निचला हिस्सा ग्रहणी से मिला होता है। चरबड़ी की जो मांसपेशियां होती हैं वह बहुत ही मजबूत होती हैं। भोजन के साथ खिलाए गए जो ग्रिट होते हैं इसी अंग में भंडारित होकर दांत का कार्य करते हैं। जब भोजन पीस कर बारीक हो जाता है तब यह ग्रहणी में चला जाता है, ठीक है। तो यह होता है गिजार्ड। गिजार्ड को हिंदी में बोलते हैं चरबड़ी। दूसरा देखेंगे कलिंग, CULLING, जिसे क्या बोलते हैं, पहले सुन लीजिए। कलिंग, कलिंग से तात्पर्य अंडा देने वाले झुंड से अंडे न देने वाली या कम उत्पादन करने वाली मुर्गी की पहचान करने से है, ठीक है। कलिंग का मतलब क्या होता है समझिएगा। कलिंग का मतलब है कि कुछ मुर्गियां, देखिए झुंड, एक झुंड है मुर्गियों का, ठीक है। इसमें कुछ मुर्गियां ऐसी होंगी जो अंडा दे रही हों, ठीक है, और कुछ मुर्गियां ऐसी होंगी जो अंडा नहीं दे रही हों। तो इसी झुंड में से उन मुर्गियों का पहचान करना जो अंडा नहीं दे रही है उसी को बोला जाता है कलिंग। कलिंग जो होता है वह अवांछनीय पक्षियों या उन पक्षियों को खत्म करने की प्रक्रिया को दिया गया नाम है जो अपनी संस्कृति के बदले में पर्याप्त लाभ देने के गुण नहीं रखती हैं, ठीक है। तो कलिंग क्या होता है समझ गए होंगे। फिर समझिएगा कलिंग, देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए कि यह एक झुंड है, ठीक है, इसमें 50 मुर्गियां, 50 मुर्गियों में से 10 मुर्गियां ऐसी हैं जो क्या, सॉरी, 50 मुर्गियों में से 10 मुर्गियां ऐसी हैं जो अंडे नहीं दे रही हैं, ठीक है। तो उन्हीं मुर्गियों को छांट कर अलग करना या हटाने की प्रक्रिया को कलिंग बोला जाता है। कलिंग से तात्पर्य अंडा देने वाले झुंड से अंडा न देने वाली या कम उत्पादन करने वाली मुर्गियों की पहचान करने से है और उन्हें हटाने से है, ठीक है। आगे देखेंगे डी बेकिंग। तो डी बेकिंग भी मैंने आप लोगों को आज बताया था, फिर बता देता हूँ डी बेकिंग क्या होता है। तो डी बेकिंग पहले समझ लीजिए। देखिए मुर्गियां जो होती हैं, मुर्गियां जो कुक्कुट होते हैं, मुर्गी होते हैं, उनकी जो चोंच होती है, चोंच के आगे देखेंगे जो ऊपर वाला भाग होता है चोंच का, वो आगे से नुकीला टाइप होता है, ठीक है। तो ये चोंच को जो आगे का नुकीला भाग होता है इसी को काटने की प्रक्रिया को ही बोला जाता है डी बेकिंग। अब यह क्यों किया जाता है, तो वह इसलिए किया जाता है क्योंकि जो पक्षियां होती हैं वह नरभक्षी होती हैं। कुछ पक्षियां नरभक्षी होती हैं, मतलब कहने के है कि आपस में ही बाजने लगती हैं, ठीक है। बाजने लगती हैं मतलब एक दूसरे को चोंच से मारने लगती हैं, जिसकी वजह से यदि चोंच उनका नुकीला रहेगा उसकी डी बेकिंग नहीं की जाएगी, चोंच काटा नहीं जाएगा, तो एक दूसरे को घायल कर देती हैं। तो वह घायल ना कर पाए इसके लिए ही उनमें डी बेकिंग किया जाता है, चोंच को काटा जाता है। तो चलिए देखते हैं। डी बेकिंग पक्षी के एक ऊपरी चोंच का हिस्सा निकालने की एक प्रथा है। डी बेकिंग पक्षी की ऊपरी चोंच का हिस्सा निकालने की एक प्रथा है। इससे वह हट जाता है, ठीक है, जिससे वह मांस को काटते और फाड़ते हैं, जिससे वे अन्य पक्षियों तथा मनुष्यों को हानि नहीं पहुंचा पाते हैं, ठीक है। तो डी बेकिंग क्या होता है समझ गए होंगे। डी बेकिंग एक पक्षी की ऊपरी चोंच का हिस्सा निकालने की एक प्रथा है, जिससे वह हिस्सा हट जाता है, जिससे वो मांस को काटते हैं और फाड़ते हैं, जिससे वे अन्य पक्षियों तथा मनुष्यों को भी हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। आगे देखेंगे कैंडलिंग क्या है। क्या देखेंगे, कैंडलिंग। देखिए एग्जाम में पूछ सकता है, कैंडलिंग एक पूछा हुआ क्वेश्चन है सब, ठीक है। तो कैंडलिंग क्या होता है। तो कैंडलिंग मतलब, कैंडल मतलब क्या होता है, अगरबत्ती, सॉरी, कैंडल मतलब मोमबत्ती होता है। तो कैंडल मतलब क्या होता है, मोमबत्ती। तो कैंडलिंग भी ऐसी एक प्रवृत्ति है। चलिए सुन लीजिए कैंडलिंग क्या होता है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूंगा, इसके बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कैंडलिंग भ्रूण का निरीक्षण करने के लिए अंडे के ऊपर या नीचे तेज रोशनी रखने की एक प्रक्रिया है। कैंडलिंग एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग करके भ्रूण विज्ञान में एक अंडे के अंदर भ्रूण की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। कैंडलिंग देखिए, जो जब हम अंडे का परीक्षण करते हैं, ठीक है, अंडे का परीक्षण करने के लिए कैंडलिंग का यूज किया जाता है। उसके लिए क्या करते हैं, यह अंडा हो गया, ठीक है, यह मान लीजिए एक अंडा हो गया, इस अंडे के बगल में एक कैंडल जलाया जाता है या बल्ब जलाया जाता है, ठीक है, बल्ब जलाया जाता है। और
इधर से दूर से थोड़ा सा देखा जाता है, यहाँ पे एकदम जस्ट बगल में जलाया जाएगा, थोड़ा सा दूर जलाया जाएगा, ठीक है। तो दूर से देखा जाता है तो अंडे के अंदर की जो संरचना होती है वह बाहर से एकदम साफ साफ दिखती है। तो यही सब दिखने की प्रक्रिया जो होती है, देखने की जो प्रक्रिया होती है, प्रवृत्ति होती है, इसी को बोला जाता है कैंडलिंग। कैंडलिंग एक भ्रूण का निरीक्षण करने के लिए अंडे के ऊपर या नीचे तेज रोशनी रखने की प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें अंडे के ऊपर या नीचे रोशनी को रखा जाता है, ठीक है। कैंडलिंग के माध्यम से जो भ्रूण विज्ञान होता है उसमें अंडे के अंदर भ्रूण की वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है। आगे चलिए चलते हैं, देखेंगे थोड़ा सा कॉक्सिडियोसिस डिजीज के बारे में। तो कॉक्सिडियोसिस डिजीज क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, देखिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉक्सिडियोसिस डिजीज, ठीक है। तो कॉक्सिडियोसिस डिजीज क्या होता है, चलिए उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो एक कोशिकीय प्रोटोजोवन परजीवी समूह जिसे कॉक्सिडिया कहते हैं, उसके कारण यह रोग फैल जाता है। रोग की इसी अवस्था को कॉक्सिडियोसिस कहते हैं। रोग की इसी अवस्था को क्या बोलते हैं, कॉक्सिडियोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का क्या मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी समूह होता है जिसे कॉक्सिडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है, उसे कॉक्सिडिया के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण यह रोग फैलता है। इसी अवस्था को कॉक्सिडियोसिस भी बोला जाता है, इसी अवस्था को कॉक्सिडियोसिस भी बोला जाता है। इस रोग के कारण कुक्कुटों को भारी हानि होती है। यह जब रोग किसी कुक्कुट को हो जाता है तो उसके अंदर भारी हानि होती है, काफी नुकसान होता है। इससे चूजों की जो प्राण शक्ति होती है वह कम हो जाती है तथा विकास की जो दर होती है वह बहुत ही धीमी हो जाती है, मंद हो जाती है। मुर्गियां देर से अंडा देना प्रारंभ करती हैं और कम संख्या में अंडा देना प्रारंभ कर देती हैं। कभी कभी पक्षियों की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो यही है कॉक्सिडियोसिस डिजीज। तो कॉक्सिडियोसिस डिजीज क्या होता है आप लोग पहले समझ लीजिए आराम से। देखिए जो कॉक्सिडियोसिस क्या है, तो कॉक्सिडियोसिस एक रोग है जो एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी समूह के कारण होता है, जिस समूह का नाम है कॉक्सिडिया, ठीक है। तो यह रोग कॉक्सिडिया के कारण फैलता है, इसीलिए इस रोग को कॉक्सिडियोसिस कहते हैं। इस रोग का कारण जो कुक्कुट होते हैं, जो कुक्कुट चूजे होते हैं या मुर्गी होती हैं, मुर्गियां होती हैं, उनको भारी नुकसान होता है। इससे चूजों की प्राण शक्ति कम हो जाती है तथा विकास की जो दर होती है वह बहुत ही धीमी हो जाती है। मुर्गियां देर से अंडा देना प्रारंभ करती हैं और कम अंडे देती हैं। कभी कभी पक्षियों की मृत्यु भी हो जाती है कॉक्सिडियोसिस से, ठीक है। कॉक्सिडियोसिस रोग फैलाने वाले परजीवी अत्यंत ही बहुत सूक्ष्म होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं। यह परजीवी एक कोशिका वाले होते हैं, इन्हें एक ही कोशिका पाई जाती है और पशु पक्षियों के शरीर में रहते हैं। मुर्गियों पर आक्रमण करने वाले इन परजीवियों की कुल 8 प्रजातियां हैं, ठीक है। इन परजीवियों की कुल कितनी प्रजातियां हैं, कुल 8 प्रजातियां हैं। तो आप लोग कॉक्सिडियोसिस समझ गए होंगे, कॉक्सिडियोसिस के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए यही सब थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोग मैं बता दूं, एक देखिए 3 डिजीज के बारे में बताऊंगा जिसमें से एक डिजीज आप लोगों को एग्जाम में जरूर आएगा। अब देखेंगे थोड़ा सा चेचक के बारे में। चेचक या फाउल पॉक्स इसे बोलते हैं, इसे चेचक या फाउल पॉक्स, चेचक या फाउल पॉक्स के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो यह डिजीज क्या होता है, इस रोग का कारण क्या है, रोग का लक्षण क्या है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो कॉक्सिडियोसिस डिजीज को कैंकर, चिकन पॉक्स एवं डिप्थीरिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चेचक रोग को कैंकर, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया आदि नामों से जाना जाता है। यह एक छोटे छोटे फुंसियों के गुच्छानुमा आकार का रोग होता है, ठीक है। आप लोग देखिए, जैसे देखिए मनुष्य में चेचक रोग होता है, चेचक रोग आप लोग देखे होंगे, छोटा छोटा क्या होता है, फुंसी टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो वैसा ही मुर्गियों में भी होता है, मुर्गियों को भी चेचक रोग होता है, चिकन पॉक्स के नाम से भी जिसे जाना जाता है। तो यह क्या होता है, यह एक छोटे छोटे फुंसियों के आकार, फुंसियों के गुच्छानुमा आकार का रोग होता है, जो कलंगी चोटी, जो मुर्गियों की कलंगी होती है, जैसे मुर्गी देखेंगे मुर्गा, ठीक है, उसके ऊपर से एक इस प्रकार का कलंगी होता है ना, उसी को बोलते हैं। तो जो मुर्गियों के कलंगी, लोलक, आंख की पुतली, नाक तथा सिर की त्वचा पर हो जाता है। शरीर के अन्य दूसरे भाग जो पंख रहित होते हैं वहां पर भी यह रोग हो सकता है। यह रोग मुर्गी को उसके जीवन काल में कभी भी हो सकता है, ठीक है। इस रोग पर मुर्गी की उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि यह अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गियों में बड़ी तीव्रता से फैलता है। इस रोग से ग्रसित चूजे बहुत तेजी से मरते हैं। यह रोग सबसे ज्यादा गर्मियों के महीने में अप्रैल से जुलाई के समय फैलता है और अचानक रूप से संक्रामक रूप में
संक्रामक रूप भी ले लेता है। यह रोग हमारे देश में सर्वाधिक होता है, जिससे हमारे देश में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की हानि होती है। तो चेचक रोग क्या होता है चिकन पॉक्स रोग समझेंगे। आप लोग अपनी भाषा में क्या लिखेंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ अपनी भाषा में। देखिए जो चेचक रोग लिख दीजिएगा कि चेचक रोग को कैंकर, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया आदि नामों से जाना जाता है। यह रोग एक छोटे छोटे फुंसी के आकार का गुच्छानुमा रोग होता है, जो कुक्कुट के आंखों पर, आंख की पुतलियों पर, लोलक पर, सिर की त्वचा पर और उस स्थान पर जहां पर पंख नहीं होते वहां पर हो जाता है। यह जो रोग है यह कुक्कुट को जीवन काल में कभी भी हो सकता है। इस पर जीवन का या उम्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह रोग सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी को होता है। यह रोग अप्रैल से जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा होता है और अचानक से संक्रामक रूप ले लेता है। यह रोग हमारे देश में सबसे अधिक होता है, जिससे हमारे देश में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की हानि होती है। तो इस प्रकार आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अब इस रोग का कारण क्या है, तो यह एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है। तो चेचक एक विषाणु जनित रोग है, मतलब विषाणु के कारण होता है, जिस कारण से यह त्वचा के छिल जाने पर, घाव हो जाने पर अथवा मच्छरों के काटे गए स्थान से चिचली द्वारा खून पिए जाने वाले स्थान पर से शरीर में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पर कुक्कुट है, कुक्कुट को कहीं पर चोट लग गया है, वहां से यह जो रोग होता है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। कहीं पर छिल गया है वहां से प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। तो मच्छर का जहाँ पे काटा है वहां से कुक्कुट के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो यह रोग जो होता है यह एक विषाणु जनित रोग है, जिस कारण से यह रोग त्वचा के छिल जाने पर, घाव के हो जाने पर अथवा मच्छरों के काटे गए स्थान से चिचली द्वारा खून पिए जाने वाले स्थान पर से शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह छुआछूत अथवा हवा एवं एक पक्षी से दूसरे पक्षी को भी हो सकता है, ठीक है। तो यही इस रोग का कारण है। देखिए जैसे हम लोगों में जो भी वायरस होता है, थोड़ा सा भी उसको यदि साधन मिला, थोड़ा सा भी उसके अनुरूप यदि उसको मिला साधन, तो क्या करेगा, अंदर प्रवेश कर जाएगा। वैसा ही इनके अंदर भी होता है, ठीक है। अब बात आती है इन रोग का लक्षण क्या है। तो देखिए इस रोग का जो चेचक रोग, इसका कुल लक्षण होता है वो 3 रूपों में दिखाई पड़ता है, ठीक है। और लगभग 1 से 1.5 सप्ताह के उपरांत इस रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। रोग लगने के 1 से 1.5 सप्ताह के बाद यह रोग के लक्षण दिखाई देते हैं और 3 से 4 सप्ताह तक रहते हैं। यह अपने लक्षण को 3 रूपों में प्रकट करता है, त्वची रूप में, कंठी रूप में, नेत्री नसिका के रूप में। मतलब कहने का कि एक बार त्वचा के ऊपर प्रभावित करता है, कंठ के रूप में देखकर हम लोग पहचान कर सकते हैं, नेत्री नसिका के रूप में देखकर पहचान कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं त्वची रोग, तो यह त्वची रूप में कैसे पहचान करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो त्वची रूप में मुर्गियों को कलंगी, लोलक, आंख की पुतली, मुंह, गलफड़ा तथा पंख रहित भागों पर छोटे छोटे दाने या फुंसियां निकल आती हैं, जो 2 सप्ताह के पश्चात सूखने लगती हैं, जो कि भूरे या काले रंग के पपड़ी नुमा होकर 10 से 15 दिनों में गिर जाती हैं। जबकि चूजों में यह दाने मुंह, जीभ, आंख एवं नाक के अंदर निकलते हैं, ठीक है। अब देखें कंठी रूप में, तो कंठी रूप में इसके अंतर्गत चोंच के कोने, मुंह के भीतर तथा कंठ में जाली सदृश हो जाती है, जिसे सांस लेने में कठिनाई होती है। ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है कि नेत्रीय, इस रूप से आंखों में पानी बहना, पलकों पर सूजन आ जाती है, नाक में पीली मवाद भरे होने के कारण उनको बार बार छींक आती है और मुंह से सदैव दुर्गंध आती है, जिसके कारण से मुर्गियां दाना चुगने में असमर्थ हो जाती हैं और मृत्यु होने लगती है। इस रोग से मुर्गियों को निरोगी होने में लगभग 3 सप्ताह तक का समय लगता है, ठीक है। इसका रोकथाम हम लोग कर सकते हैं फाउल पॉक्स वैक्सीन को देकर, पिजन पॉक्स वैक्सीन को देकर, ठीक है। और इसके अलावा कोई एक विशेष उपचार इसका नहीं है। फिर भी यदि जिस कुक्कुट को लग गया उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटीबॉडी का, बायोटिक का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे दूसरे रोगों से उसे बचाया जा सके। और निकली हुई फुंसियों को गर्म जल अथवा 1 चम्मच डिटॉल या सेवलॉन से डालकर धोना चाहिए और घाव पर 2% तूतिया सिल्वर नाइट्रेट का घोल लगाना चाहिए। एक बार मुर्गी के सही हो जाने पर यह जो चेचक रोग होगा वह उसे उसके जीवन काल में फिर कभी नहीं होगा, ठीक है। तो यह था पूरा चेचक रोग के बारे में मैंने विस्तार से आप लोग बता दिया है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अब थोड़ा सा रानीखेत रोग के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही हो सकता है कि एग्जाम पूछ दे। रानीखेत रोग या इसे टुनकी या इसे न्यूकास्टल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसे रानीखेत रोग क्यों कहते हैं, न्यूकास्टल डिजीज क्यों कहते हैं, दोनों आप लोग यहीं से समझ जाएंगे। तो यह जो रोग है यह एक तीव्र ज्वर संबंध संसर्गी रोग है, ठीक है। यह जो रोग होता है रानीखेत रोग, यह रोग प्लेग रोग के समान होता है। जैसे प्लेग रोग होता है कि किसी भी उम्र के मुर्गी या मुर्गियों को हो जाता है, किसी भी रोग के पशु पक्षियों को हो जाता है, वैसे ही सेम टू सेम होता है रानीखेत या न्यूकास्टल रोग, ठीक है। देखिए दोनों डिजीज है गई लेकिन नाम अलग अलग है, ठीक है। तो वैसा ही डिजीज यह भी होता है, यह भी प्लेग रोग के समान होता है, जो किसी भी उम्र के मुर्गी को हो सकता है।
यह मुर्गी की बीमारियों में सबसे खतरनाक बीमारी होता है, ठीक है। कुक्कुट की बीमारियों में सबसे खतरनाक बीमारी होता है यह, ठीक है। क्योंकि यह बीमारी जो होता है, इसके तीव्र होते ही मुर्गियां बिना किसी लक्षण के एकदम से मरने लगती हैं और अचानक मर जाती हैं। सबसे पहले यह रोग 1227 ईस्वी में रानीखेत में देखा गया था, तभी से इसका नाम रानीखेत पड़ा। इसी के बीच में न्यूकास्टल, इंग्लैंड में यह रोग देखा गया, इसीलिए इसका नाम न्यूकास्टल डिजीज पड़ गया। देखिए, न्यूकास्टल डिजीज ज्यादा से ज्यादा करके पूछता है, रानीखेत का नाम कम लेता है, बोलता है न्यूकास्टल डिजीज के बारे में बताइए। तो न्यूकास्टल डिजीज और रानीखेत डिजीज दोनों एक ही है। यदि न्यूकास्टल डिजीज दिया तो आप लिख लीजिएगा कि इससे पहला लाइन यह होना चाहिए कि इस रोग को रानीखेत रोग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यह रोग प्लेग रोग के समान होता है, जो किसी भी उम्र के मुर्गी को हो सकता है। यह मुर्गी की बीमारियों में सबसे खतरनाक बीमारी है, क्योंकि इस बीमारी के तीव्र होते ही मुर्गियां अचानक से बिना किसी लक्षण के मरने लगती हैं। सबसे पहले यह रोग 1227 ईस्वी में रानीखेत में देखा गया था, इसीलिए इसका नाम रानीखेत पड़ा। इसी के बीच में न्यूकास्टल, इंग्लैंड में यह रोग देखा गया, इसीलिए इसका नाम न्यूकास्टल डिजीज पड़ा। यह सभी प्रकार के पक्षियों को हो सकता है, परंतु मुर्गियों में इससे सर्वाधिक प्रभावित होने वाले पक्षी होते हैं, ठीक है। इस रोग का कारण क्या है, अब कारण देख लेते हैं, ठीक है। तो यह जो रोग होता है, यह भी एक प्रकार का विषाणु रोग है, ठीक है। यह भी एक विषाणु जनित रोग, यह भी एक विषाणु के कारण होता है। इसके लगते ही रोग बहुत तेजी से फैलता है। जब यह रोग लग जाता है तो यह बहुत तेजी से फैलता है, और ये छुआछूत के द्वारा एक दूसरे में बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है। तो यह रानीखेत डिजीज था, न्यूकास्टल डिजीज था। इसका लक्षण क्या है, चलिए लक्षण देख लेते हैं। तो इसका लक्षण है कि इस रोग से ग्रसित पक्षी को तीव्र ज्वर होता है, मतलब बुखार होता है, कहने का मतलब है कि वह आधी चोंच खोलकर तथा गर्दन ऊपर उठाकर जल्दी जल्दी सांस लेता है। उसके मुख से सीटी जैसी आवाज आने लगती है, छींक आने लगती है, भूख और प्यास कम हो जाती है। मुर्गियों की कलंगी का रंग गहरा या हल्का पीले रंग का हो जाता है। मुख में लार भरा रहने के कारण स्वर में घड़घड़ाहट की आवाज आने लगती है। उनका जो दस्त होता है, पानी जैसा हरा या पीला या छूने के समान बदबूदार होता है। गर्दन पीछे की ओर मुड़ जाती है, सिर को पीठ के पीछे या पंख में अगल बगल में घुमाती हैं। उनको चक्कर आने लगता है, चलने में लड़खड़ाने लगती हैं, डायनों में लकवा के समान लक्षण दिखाने देने लगते हैं। मुर्गियों के द्वारा अंडा देना बंद हो जाता है, ठीक है। इस रोग से पीड़ित मुर्गियों के बच्चे ऊँघते से दिखाई पड़ते हैं, उनका शरीर कांपने लगता है। छोटे बच्चे जो चूजे होते हैं, उनको ब्रूडर घरों में बिजली के बल्ब के समीप एकत्रित हो जाते हैं, जैसे कि अपने शरीर को सर्दी या ठंड से बचाने के लिए गर्म रखने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है। इस प्रकार से वो क्या करते हैं, ब्रूडर घरों में बिजली के बल्ब के समीप एकत्रित हो जाते हैं। अब देखेंगे इसका उपचार। तो देखिए, इसका उपचार की एक व्यवस्था है, जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके पहले बताया था चेचक रोग, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसका व्यवस्था है। इस डिजीज को लगने के बाद आप इसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए कुछ रसायन जैसे टेरामाइसिन, आलसाइक्लिन, ऑक्सीवेट, टेट्रासाइक्लिन, बोलीसाइक्लिन, नियोमाइसिन, तो इन सभी दवाओं का 1 से 2 मिलीलीटर बड़ी मुर्गियों तथा छोटी मुर्गियों में 0.5 से 1 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर में मिलाकर मांस में प्रतिदिन सुई देना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका चिकित्सा हम लोग कर सकते हैं। अब बात आती है इसका नियंत्रण कैसे करेंगे। तो इसके नियंत्रण के लिए कुछ रसायन आते हैं, जिसमें से चूजे, एक दिन के चूजों को एक लोसोटा आता है टीका, ठीक है, या रानीखेत का टीका लगाना चाहिए। उससे इस टीकों को उसकी आंख या नाक के क्षेत्र में एक एक बूंद डाल देने से 6 माह के लिए चूजे जो होते हैं वह रानीखेत या न्यूकास्टल डिजीज से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा है कि 6 सप्ताह के बाद पुनः R2B रानीखेत का टीका 0.5 मिलीलीटर मांस में 1 प्रति ml इंजेक्शन लगवाना चाहिए, जिससे 1 से 1.5 वर्ष तक रोग से मुक्ति मिल जाती है किसको, चूजों को या कुक्कुटों को। रोग से मरे हुए पक्षियों को चूना या ब्लीचिंग पाउडर डालकर जमीन में गाड़ देना चाहिए अथवा जला देना चाहिए। दर्बों या अन्य सामानों को कीटाणुनाशक दवा के घोल में शुद्ध कर लेना चाहिए, जिससे क्या हो कि किसी और पक्षी को यह डिजीज न हो। यह था टीन डिजीज, जिसमें काक्सीडियोसिस और पाउल पॉक्स और एक मैंने आप लोग बताया न्यूकास्टल डिजीज के बारे में या रानीखेत के बारे में। आगे चलिए देखें कड़कनाथ क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग मुर्गा देखते हैं अपने गांव में, देसी मुर्गा हो गया, ब्रॉयलर हो गया, ठीक है, वैसा ही होता है कड़कनाथ। कड़कनाथ एक मुर्गा की प्रजाति है, ठीक है, जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कड़कनाथ की जो मुर्गी की प्रजाति है उसे सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसे काली मासी के नाम से जाना जाता है। क्यों, देखिए जो कड़कनाथ मुर्गा होता है ना,
उसका मांस भी काला होता है, मतलब उसका खून भी काला होता है, मतलब पूर्ण रूप से काला होता है। कड़कनाथ मुर्गा जो होता है पूर्ण रूप से काला होता है, इसीलिए इसे काली मासी के नाम से जाना था कड़कनाथ मुर्गे को। ठीक है, तो कड़कनाथ मुर्गे को मुर्गे की प्रजाति के सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसे काली मासी के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य भारत में पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार की मुर्गा है। ठीक है, यह मुर्गी है। इस मुर्गी का शरीर, खून, चोंच, मांस, अंडा सभी काले रंग के होते हैं। यहाँ तक देखिए, खून भी काला, चोंच भी काला, मांस भी काला और अंडा भी काला होता है। ठीक है, इसीलिए सब कुछ काला होने की वजह से इस मुर्गियों को बोलते हैं काली मासी, क्योंकि इसका मांस भी काला होता है। आगे देखेंगे क्लच पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लच पीरियड, देखिए एग्जाम में आ सकता है। तो क्लच पीरियड क्या होता है? तो क्लच एक ही समय में मुर्गी द्वारा उत्पादित अंडों की एक समूह होती है। क्लच जो होती है वह एक ही समय में मुर्गी द्वारा उत्पादित अंडों की एक समूह होती है। जब मुर्गियां अंडे देती हैं और उन्हें कई हफ्तों तक इकट्ठा करती हैं तो इस तरह के संग्रह को एक क्लच पीरियड कहते हैं। ठीक है, जब मुर्गी अंडा देती है और उनके अंडों को कई हफ्तों तक इकट्ठा किया जाता है तो इस तरह के संग्रह को एक क्लच पीरियड बोला जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे ब्रूडिंग। तो ब्रूडिंग क्या होता है? तो मुर्गी पालन में चूजों को अंडे से निकलने के बाद गर्म तापमान में रखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले कहां पर रखा जाता है? इंक्यूबेटर में। अब बात आता है कि इंक्यूबेटर क्या, पहले जान लीजिए कि इंक्यूबेटर क्या है। अभी इसके जस्ट पहले वाले वीडियो मैंने बताया, लेकिन फिर बता रहा हूँ इंक्यूबेटर क्या है। तो देखिए, हम लोग अंडे को दो तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, एक प्राकृतिक विधि से, एक होता है कृत्रिम विधि से। तो प्राकृतिक विधि से अंडे को सेने के लिए हम लोग मुर्गियों का यूज करेंगे, और कृत्रिम तरीके से अंडे को सेने के लिए किसका यूज किया जाता है? इंक्यूबेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कृत्रिम तरीके से अंडे सेने के लिए इंक्यूबेटर का यूज किया जाता है, जिसमें अंडे के लिए उचित मॉइस्चर, तापमान, सब कुछ की व्यवस्था होती है। ठीक है, इंक्यूबेटर दो प्रकार के होते हैं, जो कि मैंने इसके पिछले वीडियो बता दिया है। इस वीडियो में उसको नहीं बताऊंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ब्रूडिंग होता है वही कि जब इंक्यूबेटर में से अंडा, इंक्यूबेटर में जो अंडा रहता है उसमें जब चूजा निकल जाता है तो उसमें से चूजा निकलने के बाद उसे ब्रूडिंग में डाल देते हैं। ठीक है, ब्रूडिंग क्या होता है? तो ब्रूडिंग मतलब होता है कि उसमें मुर्गियों, जो चूजे होते हैं, उनको गर्म तापमान दिया जाता है, जिससे उनको, उनके ऊपर डिजीज न लगे। ठीक है, वो पूरी तरह से स्वस्थ रहे अपने लाइफ में। तो मुर्गी पालन में चूजे को अंडे से निकलने के बाद गर्म तापमान में रखा जाता है। इस प्रक्रिया को ही ब्रूडिंग कहते हैं। मुर्गी पालन को चूजों को अंडे से निकलने के बाद गर्म तापमान में रखा जाता है, इसी प्रक्रिया को ही ब्रूडिंग कहते हैं। प्राकृतिक रूप से मुर्गियां अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे रखकर गर्माहट का एहसास देती हैं, और कृत्रिम तरीके से उनको गर्माहट का एहसास देने के लिए कई प्रकार के ब्रूडर आते हैं, जिसमें, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया था, जिसमें एक विद्युत चालित ब्रूडर होता है, एक इंफ्रारेड ब्रूडर होता है, एक लैंप चालित ब्रूडर होता है, और एक बैटरी ब्रूडर होता है, एक विकिरण उष्मा वाला ब्रूडर होता है, होवर ब्रूडर होता है। तो इन सभी ब्रूडर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो ब्रूडिंग यही होता है, मतलब कि जब मुर्गी जो होती है, जो चूजे होते हैं, वह अंडे से बाहर निकलने के बाद उनको ब्रूडिंग करने के लिए, उनको गर्माहट का एहसास दिलाने के लिए ब्रूडिंग किया जाता है। आगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले पोल्ट्री, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया, लेकिन पोल्ट्री क्या होता है यार देखा ही नहीं, क्योंकि देखिए पोल्ट्री जो है एक नंबर में पूछ देगा पोल्ट्री क्या होता है। तो पोल्ट्री क्या होता है? तो पोल्ट्री को बोलते हैं हिंदी में कुक्कुट। तो कुक्कुट शब्द का अभिप्राय उन पक्षियों से होता है जो अपने मांस, अंडा, पंख और चर्म के लिए, मतलब चमड़े के लिए मनुष्यों द्वारा पाली जाती हैं। इस श्रेणी में हंस आते हैं, बत्तख, गिन्नी, कबूतर, मोर और मुर्गा मुर्गी आते हैं। ठीक है, पोल्ट्री मतलब क्या होता है? पोल्ट्री को हिंदी में बोलते हैं कुक्कुट। क्या बोलते हैं? कुक्कुट। तो कुक्कुट में, कुक्कुट शब्द का अभिप्राय उन पक्षियों से होता है जो अपने मांस, अंडा, पंख और चमड़े के लिए मनुष्यों द्वारा पाली जाती हैं, जिसको पालकर मनुष्य अपना आर्थिक लाभ कमाता है। ठीक है, इस श्रेणी में हंस आते हैं, बत्तख आते हैं, गिन्नी, कबूतर, मोर और मुर्गा मुर्गी आते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पोल्ट्री। अब बात आता है पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है। तो मुर्गी पालन पशुपालन का एक रूप है। ठीक है, जो हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, तो उसी का एक भाग है। पशुपालन हो गया, ठीक है, डेयरी हो गया, आप लोगों का पोल्ट्री हो गया, ये सब एक ही है। ठीक है, ये सब एनिमल हस्बेंड्री के अंडर में ही आते हैं। तो मुर्गी पालन पशुपालन का ही एक रूप है, जिसमें भोजन के लिए मांस अथवा अंडे की प्राप्ति के लिए मुर्गी, बत्तख, टर्की आदि जानवरों को पाला जाता है। पोल्ट्री में ज्यादातर चिकन आते हैं। इनके खपत के लिए सालाना 60 अरब से अधिक चूजों को मार दिया जाता है। ठीक है, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश
देश में पोल्ट्री मांस उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है, ठीक है, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। देश में मांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है, जो कुल मांस का 23% उत्पादन करता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल मांस के उत्पादन में है 12% का योगदान देता है। अब अगला क्वेश्चन बात आता है कि लेयर्स क्या होता है, ब्रायलर्स क्या होता है, ठीक है। तो लेयर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेयर और ब्रायलर। तो अंडे के लिए जिस मुर्गी को हम लोग पालते हैं उसे बोलते हैं लेयर। जिस मुर्गी को हम लोग अंडे के लिए पालते हैं उसे बोलते हैं लेयर, और जिस मुर्गी को हम लोग मांस के लिए पालते हैं उसको बोलते हैं ब्रायलर, ठीक है। फिर से समझिएगा, जिस मुर्गी को हम लोग अंडे के लिए पालते हैं उसको बोलते हैं लेयर, और जिस मुर्गी को हम लोग मांस के लिए पालते हैं उसको बोलते हैं ब्रायलर, ठीक है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रायलर और लेयर, ठीक है। एग्जाम पूछ सकता है ब्रायलर क्या होता है और लेयर क्या होता है। ब्रायलर क्या होता है, लेयर क्या होता है, आप लोग समझ गए होंगे। ब्रायलर मतलब मांस उत्पादन के लिए हम लोग मुर्गी का पालन करेंगे, और लेयर मतलब अंडे के उत्पादन के लिए हम लोग मुर्गी का पालन करेंगे। चलिए थोड़ा सा अब आगे चलते हैं, देखेंगे पोल्ट्री प्रोडक्शन कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ब्रॉयलर का 38.7% मीट में होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ब्रॉयलर का होता है जो कि 38.7% मीट में होता है। दूसरे नंबर पे प्रोडक्शन में लेयर आता है जिसका 29.4% अंडे के उत्पादन में होता है। तीसरे पे जब आप सिर्फ अपने लिए करते हैं उसे बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोडक्शन बोलते हैं, जिसमें उसमें 29.8% आता है पोल्ट्री, ठीक है। यह था इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जिसमें देखिए पोल्ट्री का जो प्रोडक्शन होता है 100% में से 38.7% मांस के लिए, 29.4% लेयर्स के लिए, और 29.8% बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए यूज किया था। बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म का होता है, आप लोग अब ये सोचते होंगे। तो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म मतलब होता है कि देखें गांव में कुछ लोग जो होते हैं जो 10 मुर्गियां, 20 मुर्गियां, 50 मुर्गियां पाल रहते हैं, तो यही जो 10, 20, 50 मुर्गियां पाले हैं इन्हीं को बोला जाता है बैकयार्ड मुर्गी फार्म, ठीक है। इसी को बोला जाता है बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म, समझ गए होंगे। चलिए आगे देखेंगे, ठीक है। भारत पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग स्टैटिस्टिक्स ऑफ एग एंड चिकन। तो भारत में कुक्कुट उत्पादन के क्षेत्र का मूल्य लगभग 80,000 करोड़ रुपए है, जो विस्तार से दो भागों में बांटा गया, ठीक है। 80,000 रुपए का आंकड़ा 2016-17 का है, जिसमें पहला एक है उच्च संगठित वाणिज्यिक क्षेत्र, दूसरा है असंगठित वाणिज्यिक क्षेत्र। तो उच्च संगठित वाणिज्यिक क्षेत्र के अंतर्गत कुल मूल्य का 80% लगभग 64,000 करोड़ रुपए की भूमिका निभाता है, और दूसरा होता है असंगठित वाणिज्यिक क्षेत्र। तो इसमें कुल मूल्य का 20% लगभग 1600 करोड़ रुपए है। इसमें बैकयार्ड मुर्गी पालन और गरीबों के पोषण का भूमिका भी निभाता है। भारत में कुल मुर्गियों की 700 संख्या 729 मिलियन से भी अधिक है, जो कि आंकड़ा 2016-17 का है, ठीक है। इसमें से लगभग 215 मिलियन अंडा देने वाली हैं, लगभग 30%, और 480 मिलियन मांस वाली हैं, ठीक है। छोटे व सीमांत किसान ज्यादातर बड़े पैमाने पर मुर्गी पालन कर रहे हैं, जबकि 30% मुर्गी पालन बैकयार्ड फार्मिंग में भी लगे हुए हैं। मतलब छोटे छोटे अपना फार्म, मतलब 10, 20, 50 मुर्गियों को पाल रहे हैं। तो समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं मीट उत्पादन क्या होता है विश्व में, या मीट उत्पादन के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो भारत में 2017 में ब्रायलर का उत्पादन 4.5 मिलियन टन होता है, 4.5 मिलियन टन है, ठीक है, जो मुर्गी के मांस की बढ़ती घरेलू उपयोग के कारण पिछले साल 7% से अधिक है। चिकन के लिए उपभोक्ता की प्राथमिकता आय के स्तर में वृद्धि और खाद्य आदतों को बदलने के लिए उत्पादन में वृद्धि लाने की उम्मीद है। ब्रायलर बिक्री की कुल मात्रा भार 90 से 95% है, अधिक चिकन में कुल उत्पादन 5% है। भारत में अंडा, अंडा पाउडर, पक्षी और मांस आदि प्रमुख वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। हमारे देश से निर्यात किए गए कुक्कुट उत्पादन का वर्तमान मूल्य 532 करोड़ रुपए है, जो कि आंकड़ा 2016-17 का है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, देखें काकरेल क्या होता है। तो देखिए लेयर, अभी मैंने आप लोग बताया कि लेयर क्या होता है। तो लेयर वह होती है जिसका यूज हम लोग, वह मुर्गी जिसका यूज हम लोग, जिसको हम लोग अंडे के उत्पादन के लिए पालते हैं उसको बोलते हैं लेयर, ठीक है। तो लेयर क्या होता है मैंने आप लोग बताया। तो काकरेल, काकरेल भी मैंने बताया। तो काकरेल क्या होता है, तो देखिए जब ये लेयर वाली जो मुर्गियां होती है, लेयर के अंदर जो भी वैरायटी आती है, जो भी ब्रीड आता है, उनमें जो मुर्गियां होती हैं वो जब छोटी होती है ना, तो उनको काकरेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उनको काकरेल के नाम से जाना जाता है। तो मुर्गियां जब छोटी होती हैं तो उन्हें काकरेल कहा जाता है। इन मुर्गियों की नस्ल 18 से 19 सप्ताह से अंडे देना शुरू करती है,
जो 72 से 78 सप्ताह तक अंडा देना जारी रखती है। यह मुर्गियां प्रत्येक वर्ष 250 से 300 अंडे तक का या 200 से 250 अंडे तक का उत्पादन कर सकती हैं। हाँ, एक क्वेश्चन देखिए पूछता है कि सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी कौन सी है, तो रोड आइलैंड रेड, रोड आइलैंड रेड, ठीक है। यह जो मुर्गी की प्रजाति है यह सबसे ज्यादा अंडे का उत्पादन करती है, ठीक है। यह जो काकरेल मैंने बताया लेयर मुर्गी, उसमें सबसे ज्यादा तक इसी को पाला जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको जान गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखेंगे हम लोग लेयर मुर्गी, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। आगे देखेंगे कुक्कुट की जातियां। तो देखिए कुक्कुट की जो जातियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया, एक है भारतीय, एक है विदेशी। भारतीय जातियां में आता है असील, चीतागोंग, घाघस, बुसरा। विदेशी जाति में आता है प्लाई माउथ रोक, रोड आइलैंड, न्यू हैम्पशायर, ठीक है। तो ये सब विदेशी हैं और भारतीय भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ब्रायलर के बारे में बता दिया मैंने आप लोगों को। आगे देखेंगे कुक्कुट बिछावन। कुक्कुट बिछावन क्या होता है, तो मुर्गियों को मुर्गीशाला में रखने के लिए विभिन्न चीजों का उपयोग करके जो फर्श या चादर तैयार की जाती है उसे लीटर या बिछावन कहते हैं। जिसमें बिछावन में वास्तव में कुछ कार्बनिक पदार्थ जैसे मूंगफली के छिलके, भूसा, सूखी घास, ठीक है, सूखी घास, कागज की कतरन, गत्ते के टुकड़े, लकड़ी का बुरादा, सूखी पत्तियां को मिलाकर बनाया जाता है उनके लिए एक फर्श, जिसको बोला जाता है लीटर या बिछावन। कुक्कुट में विषाणुओं द्वारा होने वाले 3 बीमारी के नाम बताइए। तो विषाणुओं द्वारा देखिए मैंने अभी आप लोगों को 3 बीमारी के नाम बताया था, जिसमें रानीखेत या न्यूकास्टिल या टुनकी नाम से जानते हैं इसे, दूसरा गोम्बोरो रोग, तीसरा मोरेक्स या कैंसर, और चौथा चेचक या फाउस पॉक्स। तो यह था कुक्कुट में बिछावन, सॉरी कुक्कुट में विषाणु द्वारा होने वाली 3 बीमारी। आगे देखेंगे कलिंग और सिलेक्शन। कलिंग और सिलेक्शन क्या होता है, कलिंग मतलब क्या होता है, कलिंग मतलब होता है छांटना और सिलेक्शन मतलब होता है चयन करना। तो जैसे मान लीजिए कि कुछ मुर्गियां हैं, ठीक है, 100 मुर्गियां हैं, इसमें से हमें प्रजनन के लिए मुर्गी को छांटना है, ठीक है। तो प्रजनन के लिए झुंड में से सबसे अच्छी सर्वोत्तम मुर्गी को छांट कर अलग करने की प्रक्रिया को बोला जाता है चयन करना, ठीक है, उसे बोलता है सिलेक्शन। और इसमें से जो जिनकी फिजिकल स्थिति ठीक नहीं है, जो देखने में अच्छी नहीं लग रही है, मतलब जिनका देखने में ठीक ठाक फिजिकल रूप से हेल्थ सही नहीं है, उसको छांट कर अलग किया जाता है। तो इस छांटने की प्रक्रिया को बोला जाता है कलिंग, ठीक है। सिलेक्शन मतलब होता है चयन करना, कलिंग मतलब छांटना। चयन मतलब कि उसको चयन करके उससे फिर से हम लोग क्या करेंगे, नई वैरायटी तैयार करेंगे। चयन मतलब, और छांटने मतलब उसको छांट कर अलग कर देंगे, उसको मांस के लिए यूज कर देंगे, ठीक है। तो यह जो प्रक्रिया होती है छोटे और बड़े सभी कुक्कुट फार्मों में लगातार की जाती है। एक क्वेश्चन देखिए पूछता है, देखिए मैंने अभी आप लोग बता दिया कि 3 विषाणु वाला होने रोग पूछता है कि कॉक्सीडियोसिस डिजीज, जो कि मैंने अभी आप लोगों को पीछे बताया था, वह बीमारी किसके कारण होता है। तो यह जो रोग होता है यह एक कोशिकीय प्रोटोजोआ समूह के कारण होता है, जिसका नाम है कॉक्सीडिया, ठीक है। इसी कारण कॉक्सीडियोसिस डिजीज होता है। तो इसकी जानकारी आप लोग को उम्मीद करते हैं हो गई होगी। आगे चलते हैं। पूछता है अंडा पाउडर। तो अंडा पाउडर क्या होता है, तो अंडा सबसे पौष्टिक प्राकृतिक उत्पाद है। अंडे प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पदार्थों से समृद्ध होते हैं। अंडे को ज्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, इसलिए अब अंडे का पाउडर प्रयोग किया जाने लगा है। सूखे अंडे के पाउडर को सामान्य ताप पर भंडारित और ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यह काफी स्थिर और लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अंडा पाउडर का निर्माण अंडा खपत का एक महत्वपूर्ण अंग है। अंडा पाउडर होटल, अस्पताल, रेस्टोरेंट और सैन्य प्रतिष्ठान आदि में इसका खपत होता है अंडे पाउडर का, ठीक है। तो इसके बनाने की भी कुछ प्रक्रिया है जिसको बनाने में काफी समय लग जाएगा, इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। थोड़ा सा चिकन ड्रेसिंग के बारे में जान लीजिए, चिकन ड्रेसिंग की प्रक्रिया क्या होती है, थोड़ा सा बताऊंगा। तो कटा हुआ चिकन एक कटोरी या बाल्टी में रखे, जिससे आप चिकन के ड्रेसिंग के लिए उपयोग करेंगे। पानी उबालें और बाल्टी या कटोरे के अंदर डालें। मूल मुर्गियों में कठोर पंख होते हैं जिनको ब्रॉयलर से बाहर निकालना आसान नहीं होता, इसलिए ब्रॉयलर चिकन को गर्म पानी में लंबे समय तक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह मांस से त्वचा को छील देगा और आपका चिकन अवांछित दिखाई देगा और पंखों को आगे खींचना बहुत मुश्किल होगा। यदि यह ब्रॉयलर चिकन है तो इसे केवल 2 मिनट के लिए गर्म उबलते पानी में भिगो दें। यही एक देसी चिकन है। तो देखिए ड्रेसिंग का मतलब छोटी सब बहुत ज्यादा लिखा है। ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है जानते हैं, जो चिकन जो सब हाथ से छील देते हैं ना हमारे इधर, उसको खींच कर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं ड्रेसिंग, ठीक है। तो वही होता है ड्रेसिंग। तो इसके बारे में उतना विस्तार से हम लोगों को नहीं देखना है। जो भी
मैं बता रहा हूँ, देखिए जो भी मैं बताया अभी तक आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए पूछते हैं अंडा का श्रेणीकरण की विधि कीजिए, अंडे के श्रेणीकरण कीजिए। तो अंडे का श्रेणीकरण देखिए 5 अवस्था में किया जाता है। जिसमें पहला अवस्था है कि प्रथम अवस्था में टूटे अंडों की छटनी करते हैं तथा अंडे के ऊपर लगी गंदगी की सफाई करते हैं। दूसरा अवस्था होता है कि द्वितीय अवस्था में कैंडलिंग द्वारा अंडे की आंतरिक संरचना का ज्ञान करते हैं कि उसके अंदर की जो आंतरिक संरचना वो कैसी है। कैंडलिंग द्वारा, कैंडलिंग क्या होता है अभी मैंने पीछे बताया। तीसरा अवस्था होता है कि तृतीय अवस्था में एक प्रकार की मशीन द्वारा श्रेणीकरण किया जाता है। चतुर्थ अवस्था में अंडों के ऊपर एक मुहर लगाते हैं जिसमें एक मार्क तथा अंडे की श्रेणी जिसे ए बी या सी लिखा रहता है। इस मुहर का व्यास 1.25 सेंटीमीटर होता है। पांचवा अवस्था होता है पंचम तथा अंतिम अवस्था में अंडों की पैकिंग करते हैं और पैकिंग के ऊपर एक मार्क का चिन्ह लगाते हैं तथा श्रेणी के ऊपर अंडे का ग्रेड भी लिखते हैं। पैकेट के ऊपर निम्न बातों का उल्लेख किया जाता है जैसे ग्रेड, श्रेणी का नाम, अंडों की संख्या, अंडों का भार, पैकिंग स्थान का नाम और भेजने की दिनांक। ठीक है, इन सभी बातों को नोट किया जाता है यहाँ पे। तो कैंडलिंग क्या होता है मैंने आप लोगों को अभी थोड़ा सा बता दिया था। तो कैंडलिंग देखिए जो होता है ना, अंडे की परीक्षण की एक विधि होती है, अंडे की परीक्षण किया जाता है इससे। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन है अंडों का संरक्षण। तो अंडों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उसे ही अंडे के संरक्षण विधि कहते हैं। अंडे के संरक्षण के लिए निम्नलिखित विधियों का यूज किया जाता है, जिसमें एक है आधुनिक विधि, एक है घरेलू विधि। ठीक है, तो आधुनिक विधि से अंडे का संरक्षण कैसे किया जाता है? तो आधुनिक विधि से अंडों का संरक्षण करने के लिए अंडों को जमाया जाता है या ठंडा किया जाता है। इस विधि में अंडे के पीतक और सफेदी को अलग अलग एक साथ ठंडा किया जाता है। इस विधि द्वारा ठंडे किए अंडे काफी दिनों तक सुरक्षित रहते हैं, जिनका यूज आइसक्रीम तथा मिठाइयां बनाने में किया जाता है। दूसरा है अंडों को सुखाना। तो इस विधि में पीतक और सफेदी को साथ ही या अलग अलग सुखा लेते हैं और इनसे बिस्कुट और मिठाइयां बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब आता है घरेलू विधि से। तो घरेलू विधि से कैसे करते हैं? तो तेल द्वारा संरक्षण करते हैं, पानी और गिलास विधि द्वारा, चूने के पानी की विधि द्वारा और फार्मालिन द्वारा। ठीक है, तो देखिए ये सब मैं जो बता रहा हूँ इस टाइम, ये भी जो मैंने बताया आधुनिक विधि, घरेलू विधि, तो इन सभी पे ज्यादा आप लोग फोकस मत करिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ भी पूछ देता है। ठीक है, तो वीडियो भी काफी लंबा हो गया है और लगभग मुझे जो बताना था मैं बता दिया हूँ। थोड़ा सा एक आप लोगों को बताऊंगा बस सिर्फ उसके प्रजनन के बारे में, मतलब उसमें बताऊंगा मैं आप लोगों को कृत्रिम गर्भाधान के बारे में। ठीक है, कुक्कुट कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन पोल्ट्री। तो कृत्रिम गर्भाधान जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या एआई के नाम से इसे शॉर्ट में बोलते हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान पक्षियों के प्रजनन प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है। विशेष रूप से ब्रॉयलर प्रजनकों और टर्की प्रजनकों को, जहां पर भारी शरीर के वजन के कारण प्रजनन क्षमता कम होती है, वहीं पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मवेशियों को अच्छी तरह से विकसित तकनीक होती है। ठीक है, मतलब यह इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भारी वजन के कारण प्रजनन नहीं हो पा रहा है उसको हम लोग कृत्रिम तरीके से कर सकते हैं। कुक्कुट में इतनी अच्छी तरह से विकसित नहीं है क्योंकि लंबे समय तक कुक्कुट के वीर्य को स्टोर करने के लिए कोई मानक तकनीक उपलब्ध नहीं है। ठीक है, वर्तमान में उपलब्ध तकनीक वीर्य एकत्र करने और एक समय 2 अनुपात में वीर्य डाइल्यूट किया जाता है। नर मुर्गी से एकत्रित वीर्य की मात्रा और शुक्राणु की संख्या के आधार पर 5 से 10 मुर्गियों के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, एआई के लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन से होते हैं? मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए आवश्यक उपकरण होते हैं मोम के साथ जुड़े स्टेम के साथ छोटे कांच का फनल, एआई सुई या सिरिंज, चौड़े मुंह की शीशी, छोटे पायरिक्स या वीर्य कप, वीर्य के थोड़े समय के लिए 180 से 200 के बड़े फ्लास्क पानी को रखने के लिए एक उपकरण। ठीक है, ये सब की आवश्यकता होती है। तो अब बात आती है कि गर्भाधान क्या होता है। तो एआई में उपयोग किए जाने, एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो इसमें उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरण अच्छी तरह से साफ होने चाहिए। जब पक्षी में मेजोरिटी पूरी हो जाए तो गर्भाधान कर देना चाहिए, क्योंकि ब्रीड में अंडे का निचला सिरा कठोर हो जाता है तो गर्भाधान में रुकावट आ जाती है, जिससे प्रजनन क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। यदि शाम 3 बजे के बाद चिकन में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जाए तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। टर्की में शाम 5 बजे के बाद गर्भाधान करने पर अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यही था थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान। ठीक है, अब देखिए फार्मेशन आप एक मैंने इसके पहले आप लोग को बता दिया है। इसके पहले मैंने बताया कि आप लोगों को अंडे का संरचना, मुर्गी का जनन तंत्र और कॉक का मतलब मुर्गी का जनन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैंने बता दिया है। और इसके महत्व का देखिए, महत्व जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उसके बारे में पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है,
भारत में कुक्कुट पालन का क्या महत्व है। देखिए भारत में पूछता है कि कुक्कुट पालन से आपको क्या लाभ है, ठीक है। तो देखिए लाभ लिखिए या महत्व लिखिए, बात सब एक ही है। जिसे जो लाभ है उसी को आप लोग महत्व में भी लिख सकते हैं। या क्वेश्चन पूछता है कि मुर्गी पालन क्यों आवश्यक है, तो उसको चलिए देख ले थोड़ा सा। तो भारत में कम मूल्य पर अधिक पौष्टिक आहार की तुरंत आवश्यकता होती है, इसके लिए मुर्गी पालन आवश्यक है। भारतवर्ष में छोटे छोटे कृषि फार्म और आधुनिक कुक्कुट पालन के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है, इसके लिए भारतवर्ष में कुक्कुट पालन की आवश्यकता है। अन्य कृषि उपज की अपेक्षा कुक्कुट पालन से कुछ ही समय के पश्चात आय आरंभ हो जाती है, इसलिए कुक्कुट पालन की आवश्यकता है। भारत में बेरोजगारी अधिक फैली हुई है और वर्ष में कुछ महीने ऐसे होते हैं जबकि मनुष्य को कृषि का कोई कार्य नहीं होता, उस समय का उपयोग करके मनुष्य अपने कुक्कुट पालन कर सकता है, ठीक है। इस कार्य को महिलाएं और बच्चे भी कर सकते हैं। भारत और शाकाहारी होने के कारण मनुष्य के भोजन में प्रोटीन की सदैव कमी रहती है, कुक्कुट पालन उस कमी को पूरा करता है। 1 किलोग्राम मांस से 3 से 350 किलोग्राम मुर्गा के राशन को तैयार किया जा सकता है और 12 अंडे प्राप्त करने के लिए केवल 2 से 207 किलोग्राम मुर्गी आहार की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसलिए इसे यूज किया जाता है। तो इसलिए भारत में जो है मुर्गी पालन की आवश्यकता है, ठीक है। इन सभी के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया, इसलिए इन्हें अच्छे से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इससे लाभ क्या है। तो इस व्यवसाय को आरंभ करने के लिए बहुत थोड़ी सी पूंजी की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार अंडा देने वाली मुर्गी पर लगभग 20 रुपए की प्रति वर्ष खर्च होता है, जो कि न के समान है, ठीक है। एक मुर्गी पर एक साल में 20 रुपए खर्च करेंगे तो कितना, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। हाँ, आप 1 करोड़ मुर्गी रखेंगे तो भाई कई सौ करोड़ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। 20 रुपए का भी बहुत ज़्यादा मतलब होता है, क्योंकि जब आप कुक्कुट फार्म खोलेंगे तो वहाँ पर 10-20 तो मुर्गियाँ रहेंगी नहीं, हजारों लाखों की संख्या में रहेंगी, तो वहाँ पर 20 रुपए का भी महत्व होता है। अन्य पशुओं की अपेक्षा मुर्गियों को पालन में कम स्थान की आवश्यकता होती है। एक प्रौढ़ मुर्गी के लिए 3 से 4 वर्ग फुट जगह पर्याप्त होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने आप लोगों को जो महत्व बताया था, आप लोग उसको विशेषता में, लाभ में हर जगह यूज कर सकते हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और देखिए थोड़ा सा तबीयत सही नहीं होने की वजह से बोलने की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। उम्मीद करते हैं जो भी मैंने बताया आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप लोगों का आज आखिरी एग्जाम है, तो आप लोगों का एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। जैसे सब एग्जाम अच्छा गया वैसे ये वाला एग्जाम भी अच्छा जाएगा। हमारी शुभकामनाएं फिर से आप लोगों के साथ हैं और हमेशा आप लोगों के साथ रहेगी। आप लोग भी अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। धन्यवाद, जय हिंद। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।